पहली रात की कीमत 5 लाख रुपए, शर्त ये थी 1 घंटे के 5। मेरी उम्र 14 साल थी और ये मेरे साथ पहली बार हो रहा था। मैं एक यतीम लड़की थी और मेरी फुफ्फो ने मुझे कोठे पर बेच दिया था। जो आदमी मेरी कीमत दे रहा था वो, मेरा नाम तहरीम है। मैं गांव में रहने वाली लड़की थी। मेरे घर में अम्मा और अब्बा और हम 2 भाई बहन थे। मेरा भाई 20 साल का था, मैं 14 साल की थी। मैं बहुत ही खूबसूरत थी, बिल्कुल दूध की तरह सफेद थी। मेरे वालिदैन हम दोनों बहन भाइयों से बहुत प्यार करते थे। अब्बा मजदूरी करते थे। मेरे अब्बा जो भी कमाते थे उनसे हमारा घर अच्छे से चल जाता था, हमारा गुजारा हो जाता था। मेरे अब्बा कहते थे, तहरीम तुम हमारे घर की रौनक हो, तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी में रोशनी आ गई है। हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन अब्बा का एक्सीडेंट हो गया और अब्बा हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। बहुत मुश्किल से माँ ने हम दोनों बहन भाई को संभाला, लेकिन अब्बा के जाने के बाद अम्मा भी बीमार रहने लगी थी। मेरा भाई शुएब, वो भी ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी वो घर से काम करने के लिए बाहर निकल गया। छोटे मोटे काम करके थोड़े बहुत पैसे लाता था, जिससे हमारे घर का खर्चा चल जाता था। हम उन्हीं पैसों से गुजारा कर लेते थे। लेकिन अब्बा के जाने के बाद अम्मा बहुत कमजोर हो गई। कुछ दिनों बाद अम्मा भी हमें छोड़कर चली गई। हम दोनों बहन भाई यतीम हो गए। मेरी एक फुफ्फो जो बेवा थी, उसका कोई बच्चा नहीं था। वो अपने घर में बिल्कुल अकेली थी। उन्होंने मुझे अपने पास रख लिया और मेरा भाई, जिसने मुझे समझाया कि तुम फुफ्फो के पास रहना, मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। मेरा भाई मुझे फुफ्फो के पास छोड़कर बाहर निकल गया। शहर में गांव के ही पहचान के कुछ लोग काम करते थे। मेरा भाई उन्हीं लोगों के पास काम करने के लिए चला गया और मैं फुफ्फो के साथ रहने लगी। फुफ्फो भी अकेली थी, उनके यहाँ भी कोई काम करने वाला नहीं था। मुझे नहीं पता था कि फुफ्फो अपना गुजारा कैसे करती थी, लेकिन फुफ्फो के पास रहते हुए मुझे इतना मालूम हो गया था कि फुफ्फो अपना गुजारा बहुत मुश्किल से करती थी। मेरे आने के बाद फुफ्फो और मुश्किल में आ गई थी। खाना भी मुश्किल से हमें मिलता था। ये बात मैंने नोट की थी कि मेरी फुफ्फो अक्सर ज्यादा तैयार होकर घर से बाहर निकलती थी। उनके पास पैसे भी ज्यादा नहीं होते थे, लेकिन जब वो घर आती तो उनके पास पैसे बहुत होते थे। मैं पूछती थी कि फूफो आप क्या काम करती हैं, तो वो कहती, हाँ यही समझ लो कि छोटा मोटा काम करती हूँ और जो पैसे आते हैं इससे हमारा गुजारा अच्छा हो जाता है। मैं इतनी छोटी थी कि कुछ कर भी नहीं सकती थी। खैर फूफो के साथ अच्छा वक्त गुजर रहा था। इस बीच मैंने देखा कि फूफो मुझसे बहुत प्यार करने लगी थी, मेरा बहुत ख्याल रखने लगी थी। वो मुझे बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें लाकर खिलाती थी। वो कहती थी, तुम खाओगी तो बड़ी दिखोगी, तुम्हारी सेहत से तुम और भी खूबसूरत लगने लगोगी। फिर मैंने उनसे कह दिया कि मुझे बड़ा रखने की क्या जरूरत है। फुफ्फो कहती, बस मैं तुम्हें जो कह रही हूँ वो करो। मैं चाहती हूँ तुम खाओ पियो और तंदुरुस्त हो जाओ, बड़ी लड़कियों की तरह दिखने लगो। और ऐसे ही हुआ। मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीजें खिलाती और मैं 14 साल की उम्र में ही 20 साल की लगने लगी थी। मैं इतनी तंदुरुस्त हो गई थी कि मेरे जिस्म की बनावट ऐसे दिखती थी जैसे 20 साल की लड़की हो। मैं खूबसूरत तो बहुत थी, लेकिन जिस्म भरने के बाद मैं और भी ज्यादा निखर गई थी और खूबसूरत लगने लगी थी। मुझे नहीं पता था मेरी फूफो ऐसा क्यों चाहती थी कि मैं बड़ी लड़कियों की तरह दिखूं। एक दिन मैंने फूफो को फोन पर किसी से ऐसी बातें करते हुए सुना कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरी फूफो फोन पर किसी को कह रही थी कि पैसे लेकर कब आ रहे हो, मैं पूरे के पूरे पैसे लूंगी, ना कम लूंगी। 2 लाख में लड़की तैयार है, जल्दी से पैसे लेकर आज शाम को आ जाना। उनको ऐसी बातें करते हुए मैंने सुना तो मैं समझ चुकी थी कि वो क्या कह रही है। वो मेरा सौदा कर रही थी। अब मैं समझ गई कि क्यों वो चाहती थी कि मैं बड़ी लड़कियों की तरह नजर आऊं। वो मुझे बेचने की तैयारी कर रही थी, वो मेरा सौदा कर रही थी। ऐसी बातें सुनकर मैंने फैसला कर लिया कि जो मर्जी हो जाए मुझे यहाँ से निकलना होगा। और ऐसा ही हुआ। फूफो अपने कामों में मसरूफ थी कि मैं चुपके से घर से निकल गई और स्टेशन की तरफ आकर बैठ गई। मुझे नहीं पता था कि कहाँ जाने वाली है, बस मैं यही चाहती थी कि मैं यहाँ से किसी तरह भाग जाऊं। जब एक बार घर से मेरे कदम निकले तो फिर अब मुझे खुद भी नहीं पता था मैं कहाँ जाऊंगी। ट्रेन चलने लगी, मुझे नहीं पता था कि ये ट्रेन कहाँ रुकेगी। थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लग गई थी। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि ट्रेन भी रुकी हुई है। मैं उतर गई। बोर्ड पर लिखा हुआ था कराची। मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैंने लोगों से कुछ पैसे मांगकर खाने के लिए कुछ खरीदा। 2 दिन तक मैं इधर उधर भटकती रही थी। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊं। एक दिन मैं स्टेशन पर सोई हुई थी कि एक नौजवान मर्द मेरे पास आया। वो मुझसे पूछने लगा, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे मम्मा पापा कहाँ हैं। मैंने कहा, मेरा नाम तहरीम है, दुनिया में कोई नहीं है। मैंने इस अंकल को अपने बारे में सब कुछ बता दिया।
मैंने उनसे कहा कि मेरे मम्मा पापा के मरने के बाद मैं अपनी फूफो के साथ रहती थी, लेकिन फूफो मेरा सौदा कर रही थी, मुझे बेचने जा रही थी, इसलिए मैं उनके घर से भाग आई हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊंगी। वो कहने लगा, तुम परेशान मत हो, तुम मुझे अपना ही समझो, मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाऊंगा। मैं खुश हो गई थी। मैं ये समझ ही नहीं पाई कि जिसको मैं अपना मसीहा समझकर अपना दर्द बयान कर रही थी, वो एक हैवान है, और जिस जंगल से मैं निकलना चाह रही थी और भाग कर आई थी, यह आदमी मुझे उसी दलदल में भेजने वाला है। खैर, मैं उसकी नीयत से बेखबर थी। उस अंकल ने मेरी सारी बातें सुनकर मुझ पर प्यार से अपना हाथ रखा। जैसे ही इस अंकल ने मेरे सर पर हाथ रखा, मेरी आंखों से आंसू झलक पड़े और मैं उस अंकल के सीने से लग गई। वो अंकल मुझे तसल्ली देने लगा। वो मुझे अपने साथ अपने घर ले गया। अंकल मुझे अपने घर ले जाकर मुझे मुंह हाथ धोने को कहा, मुझे प्यारा सा सूट लेकर दिया और कहा, मुंह हाथ धोकर तुम इसे पहन लेना। ऐसा ही किया। मैंने वो खूबसूरत सा सूट पहन लिया और उस सूट में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अंकल मेरे लिए खाने पीने की चीज से लेकर आया था। पेट भरकर खाना खाकर मैं आराम से सो गई थी। सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने इधर उधर नजरें घुमाकर देखा तो घर में सन्नाटा छाया हुआ था। घड़ी पर मैंने टाइम देखा तो सुबह के 10 बज रहे थे। मैं परेशान हो गई क्योंकि वो अंकल मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। मैं डर गई। तभी मेरी नजर दरवाजे पर पड़ी। मैंने वहां अंकल और उनके साथ एक औरत नजर आ रही थी। अंकल और वो औरत दोनों घर के अंदर दाखिल हो रहे थे। वो अंकल मुझे देखकर कहने लगा, तुम उठ गई हो? मैंने कहा, हाँ अंकल, मैं उठ गई हूँ, मैं आपको ही ढूंढ रही थी, आप कहाँ चले गए थे? वो कहने लगे, देखो ये सितारा है, इसकी कोई औलाद नहीं है, ये तुम्हें गोद लेगी, तुम्हारी माँ बनकर तुम्हें पालेगी, तुम्हें अपनी बेटी बनाना चाहती है। वो औरत दिखने में बहुत ही अजीब सी थी। उसके मुंह में पान था। मुझे उससे डर लग रहा था। मैंने कहा, क्या आप मुझे अपने साथ नहीं रख सकते? वो कहने लगा, नहीं तहरीर, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी तुम्हें अपने पास कभी भी नहीं रखेगी। इनके साथ जाओ, ये तुम्हें बहुत खुश रखेगी। इसकी कोई औलाद नहीं है, तुम्हें बहुत प्यार करेगी और बहुत ही प्यार से रखेगी। नए नए कपड़े और तुम्हें जो चाहिए होगा वो तुम्हें मिलेगा। वो औरत कहने लगी, हाँ बेटा, मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखूंगी, तुम मेरे साथ एक बार चलो। तो सही, मैंने हाँ में सर हिला दिया। मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। आखिर मैं किसके पास जाती? मुझे बहुत प्यास लगी हुई थी। मैंने अंकल से पानी के लिए कहा तो अंकल ने कहा कि किचन उधर है, जाओ पानी पी लो। मैं पानी पीने के लिए गई। मैं पानी पीकर जैसे ही किचन से बाहर निकली, तभी मेरे कानों में जो आवाज आई, उसे सुनकर मेरे पांव तले से जमीन खिसक गई। अंकल और वो औरत दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वो औरत ही अंकल से कह रही थी, अरे वाह अशरफ मियाँ, तो इस खूबसूरती की जितनी तारीफ कर रहा था, ये तो इससे भी ज्यादा खूबसूरत है। तूने मुझे इस बार खुश कर दिया है। मेरे पास हजारों लड़कियां हैं, लेकिन इसके जैसी खूबसूरत नहीं है। मैं तुम्हें अभी 2 लाख देती हूँ। वो औरत अपने बैग से कागज का टुकड़ा निकाल कर उस पर साइन करने लगती है और उसे दे देती है। कहती है, ये लो तुम्हारे पूरे 2 लाख का चेक। मैं समझ गई कि यह आदमी मुझ पर मेहरबान नहीं था, ये तो अपने मतलब के लिए मुझे स्टेशन से उठा कर लाया था। मैं अपनी फूफो के पास से जिसके लिए भागी थी, आखिर मैं उसी गड्ढे में गिर चुकी थी। मैं उन दोनों की बातें सुनकर भागने ही वाली थी कि बाहर गाड़ी खड़ी थी और 2 मर्द गाड़ी के बाहर खड़े थे। उन दोनों मर्दों ने मुझे पकड़कर गाड़ी में बिठा दिया। वो औरत भी गाड़ी में आकर बैठ गई और मुझे भी बाहर वाले इलाके में ले गई। ये जगह बहुत ही गंदी थी। लड़कियां बहुत ही अजीब अजीब कपड़े पहनकर दरवाजे के बाहर खड़ी हुई थी। मैं ये सब देखकर हैरान हो गई। वो औरत मुझे गाड़ी से घसीटते हुए उतारने लगी। मैंने कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, लेकिन वो मुझे नहीं छोड़ रही थी। मुझे घसीटते हुए कमरे में ले गई और एक लड़की को आवाज देने लगी जिसका नाम शमीम था। वो औरत कहने लगी, शमीम, इस लड़की पर पूरी नजर रखना, इस लड़की की जिम्मेदारी तुम पर है, तुम इसके खाने पीने का हर चीज का ध्यान रखोगी। इतना कहकर वो चली गई। मैं अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगी। वो लड़की जिसका नाम शमीम था, वो कहने लगी, रोना बंद करो, रोने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ एक बार जो आता है वो यहीं का होकर रह जाता है। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मैं उस पर गुस्सा करने लगी, जिसने कहा, गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है, तुम गुस्सा करके खुद को ही नुकसान पहुंचाओगी। अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम जान से मार दी जाओ। अगर जिंदगी चाहती हो तो यहाँ पर जो जैसा कहे वैसा करना होगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, मेरा नाम तहरीम है। फिर वो कहने लगी, तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो और ये खूबसूरती ही तुम्हारी जिंदगी का वो रोग बन जाएगा। वो मुझसे पूछने लगी कि तुम्हारी उम्र क्या है? मैंने कहा, मेरी उम्र सिर्फ 14 साल है।
वो कहने लगी, पर तुम तो 14 साल की नहीं लगती, तुम तो काफी बड़ी लगती हो। तुम्हारा बदन देखकर कोई नहीं कहेगा कि तुम इतनी छोटी हो। मैंने उससे कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी उम्र कितनी है, मैं छोटी दिखती हूँ या बड़ी दिखती हूँ, किस्मत मुझे जहाँ लेकर आई है समझ जाओ मैं जबरदस्ती से बड़ी हो गई हूँ। जिसको मैं अपना मसीहा समझ रही थी उसने मुझे जिस्म फरोशी के बाजार में बेच दिया। शमी मेरे लिए खाना लेकर आई, वो मुझे खाना खाने को कह रही थी। मैंने खाने को फेंक दिया और मैं मुंह मोड़कर कोने में जाकर बैठ गई थी। तभी अचानक से सितारा बेगम आ गई थी। वो आते ही कहने लगी कि ये जिस्म फरोशी का अड्डा है, यहाँ पर नए नए लोग आते हैं और लड़कियों के साथ कमरे में बंद हो जाते हैं और फिर वो जो कुछ भी उनके साथ करते हैं वो उनकी अपनी मर्जी होती है। ऐसे ही अब तुम्हारे साथ भी होगा। ज्यादा नखरे करने की जरूरत नहीं है और ज्यादा चीखने चलाने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ के माहौल को अपनी जिंदगी में उतार लो और यहाँ इनके माहौल में रंग जाओ। तुम्हारी सौदाबाजी की रस्म जल्दी ही होगी, जैसे ही कोई अच्छा सा गाहक तुम्हारे लिए मिलेगा। यार है ना, तुम तब तक तुम 1 दिन या 2 दिन आराम से आजाद रह सकती हो। खाओ पियो ऐश करो, कोई मसला नहीं है। और यहाँ से भागकर जाने की जरा भी हिम्मत की तो तुम्हारी कब्र इधर ही खोद दूंगी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था ये मेरे साथ क्या हो गया है। खैर वो वक्त भी आने वाला था। हर दिन यहाँ पर नए गाहक आते थे और इन सबको मुझे दिखाया जाता था, लेकिन मेरी कीमत उस औरत ने इतनी लगाई थी कि अब तक जितने भी गाहक आए थे वो लोग इतनी कीमत नहीं दे पा रहे थे, इसलिए मुझे अभी तक किसी ने हाथ भी नहीं लगाया था। लगभग इसी तरह एक हफ्ता गुजर गया और वो दिन भी आ गया जिस दिन मेरी इज्जत पामाल होने वाली थी। उस आदमी ने जैसे कोठे पर कदम रखा, वो औरत मुझे लेकर उस आदमी के पास गई। वो मुझे देखते ही बोल पड़ा कि मैं दूंगा इसकी कीमत पूरे 5 लाख। जाओ इस लड़की को ले जाओ और इसे दुल्हन की तरह सजाकर मेरे पास ले आओ। उसकी ऐसी बातें सुनकर तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे। ऐसा लग रहा था कि अब मेरी दुनिया लुटने वाली है। अब मेरा कुछ भी मेरा नहीं रहेगा, मेरा सब कुछ उजड़ने वाला है। वो 40 साल का नौजवान हट्टा कट्टा मर्द था। मैं अपनी किस्मत को कोस रही थी। मुझे दुल्हन की तरह सजाकर कमरे में बिठा दिया था। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। तभी सामने वो आदमी दिखाई दिया। वो कमरे में आया और उसने दरवाजा बंद कर दिया। मैं बिस्तर पर उठकर खड़ी हो गई। वो कहने लगा, तुम उठकर खड़ी क्यों हो गई हो? बैठी रहो, तुम इतना डर क्यों रही हो? मैंने कहा, साहब आप मेरे करीब मत आना। वो कहने लगा, अच्छा तो मैंने तुम्हारी इतनी कीमत अदा की है, उसका क्या? तुम्हें पता है मैंने वो रकम क्यों दी है? तुम्हारे साथ एक रात गुजारने के लिए। मैंने कहा, साहब मेरे साथ ऐसा कुछ मत करना, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मुझसे ये सब नहीं होगा। वो कहने लगा, सब कुछ हो जाएगा, तुम कोशिश तो करना। तुम तो बच्चों की तरह डर रही हो। अगर तुम्हें ये सब करना ही नहीं था तो फिर इस जगह पर आई ही क्यों? मैंने कहा, साहब मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, मुझे यहाँ पर जबरदस्ती लाया गया है। वो कहने लगा, तुम्हें यहाँ पर कौन लाया है? मैंने कहा, साहब मैं बहुत ही छोटे से गांव में रहती थी। मेरे अम्मा अब्बा के मरने के बाद मेरी फुप्पो ने मुझे अपने पास रखा। उन्होंने मुझे बेचने की कोशिश की तो मैं उनके पास से भागकर इस शहर में आ गई। लेकिन किस्मत की मारी मेरी किस्मत में जिस्म फरोशी के बाजार में आना लिखा हुआ था, इसलिए मैं ये ना चाहते हुए भी जिस्म फरोशी के बाजार में पहुंच गई। मेरी उम्र महज 14 साल है। साहब मैं इस काबिल नहीं कि मैं इन सब को बर्दाश्त कर सकूं। मुझ पर रहम करो। मैं उस आदमी के पैरों में गिर गई और गिड़गिड़ाने लगी। मुझे ये उम्मीद थी शायद वो मुझे छोड़ देगा, लेकिन वो तो ये जानकर खुश हो गया कि मैं कम उम्र लड़की हूँ। वो कहने लगा, फिर तो तुम्हारे साथ और भी सुकून आएगा। दिखने में तो तुम बहुत ही खूबसूरत लगती हो, तुम इतनी छोटी हो। वैसे भी मुझे कम उम्र की लड़कियां बहुत पसंद आती हैं। देखो तुम ज्यादा परेशान मत हो। मैंने उनके सामने हाथ जोड़े, उसके पैर पकड़े, लेकिन उसने मुझे उठाकर बेड पर लिटा दिया। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन मेरी चीख पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। उसने भी मुझ पर रहम नहीं खाया जिसने पूरी रात मुझे नोचा। सुबह मेरी ऐसी हालत थी कि मैं बिस्तर से उठने की भी काबिल नहीं थी। वो इंसान नहीं हैवान था जिसने अपना काम किया और चलता बना। मैं इतनी कमजोर हो गई क्योंकि मुझे चलने के लिए भी किसी की जरूरत पड़ गई। सतारा ने शमीम को कह दिया कि इसको नला धुला कर इसको 3 दिन तक आराम करने के लिए छोड़ दो। मुझे कुछ दिनों के लिए आराम करने के लिए छोड़ दिया गया, लेकिन मैं जैसी ही ठीक हो गई फिर से मुझे इस धंधे पर बिठा दिया गया। फिर से मेरे पास गाहक आने लगे। हर कोई मेरे साथ अपनी रात गुजारना चाहता था। अब तो मुझे इन सब की आदत हो चुकी थी। इन सब को सहने की, इन सब को बर्दाश्त करने की। आहिस्ता आहिस्ता वक्त इसी तरह गुजरता रहा
और 7 साल गुजर गए। इन 7 सालों में मैंने बहुत कुछ किया था। कहीं न कहीं मुझे उम्मीद थी कि शायद कोई मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाए। इन 7 सालों में ऐसा कोई नहीं था जो मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाता। खैर अब मैं 21 साल की हो चुकी थी। शमीम जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी। मैं पूरी तरह से बदल चुकी थी। लेकिन ये बात है, इन 7 सालों में मैंने यहाँ अपनी एक अलग ही जगह बना ली थी। सब मुझे बहुत प्यार करते थे। एक दिन शमीम मेरे पास घुंघरू लेकर आई। वो कहने लगी चलो तहरीन नाचते हैं, ये लो पहन लो। मैं शमीम को कहने लगी कि मुझे नाचना नहीं आता, लेकिन वो बहुत जिद करने लगी। वो कहने लगी तुम मेरे साथ चलो तो सही, वहां बहुत सी लड़कियां हैं जो नाचती हैं और बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं और पैसे लौटाते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। उसकी बात मानकर उस महफिल में उसके साथ चली गई। मैंने अपने पाँव में घुंघरू बांध लिए। सारी लड़कियां वहां नाच रही थी। शमीम भी हाथ पकड़कर अब लड़कियों के बीच ले गई। वहां जाते ही न जाने मुझे क्या हो गया था, मुझे समझ ही नहीं आया। सभी लड़कियां जो नाच रही थी, घुंघरू की आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। उस आवाज ने न जाने मुझे क्या हो गया, मेरे पैर अपने आप उठने लगे। उन घुंघरू के साथ ताल में ताल मिलाने लगी और मैं नाचने लगी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। खैर मेरे साथ जो भी हुआ था वो सब मेरी आंखों के सामने आ गया था और मैं अपनी धुन में नाचने लगी थी। मेरे पैर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रात को जिस आदमी ने मुझे बेहाल कर दिया था और मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मेरी आंखों के सामने वो रात घूम रही थी। मैं नाचने में इतनी मगन थी कि मेरे पैरों में बंधे घुंघरू सारे टूटकर जमीन पर बिखर चुके थे। मुझे चक्कर आने लगे थे। मैं जमीन पर धड़म से गिर पड़ी। वहां पर पूरा सन्नाटा छा गया। तभी एक लड़के ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरा हाथ थाम कर मुझे उठाया और कहा तुम ठीक तो हो? मैंने कहा साहब मैं ठीक हूँ। शमी मेरा हाथ पकड़कर खींचकर मुझे ले जाने लगी। तो वो लड़का मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मुझे पता था उसने मुझे देख लिया है, वो भी मेरी कीमत लगाएगा और मेरे साथ रात गुजारेगा। वैसे भी यहाँ हर कोई रात ही तो गुजारने आता है किसी ना किसी के साथ, वरना यहाँ कोई क्यों आएगा। और फिर ऐसा ही हुआ, वो लड़का मुझे खरीद चुका था। मैं इतनी खूबसूरत थी कि जो भी मुझे एक नजर देख लेता तो वो मेरे साथ रात गुजारता ही था। रात गुजारने की कीमत उसने सितारा बाई को दे दी। मैंने शमीम से कह दिया कि इस लड़के को आज रात मेरे कमरे में भेज देना। वो लड़का कमरे में मेरा इंतजार कर रहा था। मैं उसके पास गई और मैंने दरवाजा बंद किया। मैंने अपने दुपट्टे को उतारकर बिस्तर पर गिरा दिया। मैंने कहा चलो टाइम जाया मत करो, जल्दी से अपना काम निपटाओ और चलते बनो। वो कहने लगा ये कैसी बातें कर रही हो? मैंने कहा कैसी बातें कर रही हूँ? तुमने तो मेरी कीमत दी है, तो क्या मेरी बकवास सुनने के लिए कीमत दी है? तुम जो करने आए हो वो करो और चलते बनो। वो कहने लगा बहुत गुस्से में लगती हो, हमेशा ऐसी ही रहती हो या फिर मेरे साथ ऐसा कर रही हो? मैंने कहा बस अब तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। क्यों जाने की जरूरत नहीं है? वही तो जाने के लिए आया हूँ। मैंने कहा क्या बकवास कर रहे हो? तुम क्या जाने के लिए आए हो? ज्यादा जाने की कोशिश मत करो। कहने लगा तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे पास क्यों आया हूँ? मैंने कहा वही जो करने के लिए तुमने कीमत दी है, मेरे जिस्म को खरीद कर। अब तुम पैसा जाया तो नहीं करोगे? जाहिर सी बात है। वो हंसने लगा और कहने लगा तुम आराम से बैठो। उसने दुपट्टा उठाया और मेरे सर पर डाल दिया। वो कहने लगा मैं तो बस तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के लिए आया हूँ, कुछ करने के लिए नहीं। तुम्हारी आंखों में दर्द देखा है, तुम्हें देखते ही मेरे दिल ने कहा कि तुम्हें करीब से जानूं। मैं जोर जोर से हंसने लगी। मैंने कहा अच्छा तो लोग यहाँ पर दिल की बात भी सुनते हैं? वो कहने लगा हाँ क्यों नहीं। मुझसे पूछने लगा अच्छा बताओ तुम यहाँ पर जबरदस्ती आई हो? मैंने कहा यहाँ पर हर लड़की अपनी मर्जी से काम नहीं करती, हर किसी की अपनी मजबूरी है। कोई अपना पेट भरने के लिए यहाँ पर काम कर रहा है, कोई मजबूरी में काम कर रहा है, कोई जबरदस्ती काम कर रहा है और कोई खुशी से कर रहा है। और इस सब में इन सब की अपनी मर्जी है। वो कहने लगा मैंने सबके बारे में नहीं पूछा, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छा तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो तो सुनो, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, मेरी किस्मत मुझे यहाँ घसीट कर लाई है। मैंने अपनी पूरी कहानी उस लड़के को बताई। वो मेरे साथ रात भर एक कमरे में ही रहा। सुबह होते ही वो चला गया। मैं भी हैरान थी कि जब ये सब कुछ करना ही नहीं था तो वो मेरे पास आया ही क्यों। खैर दिन इसी तरह गुजर रहे थे। मैं भी उसकी इन हरकतों से बेचैन हो गई थी। वो लड़का आखिर मेरे बारे में जानकर कहाँ गायब हो गया था और उसने मुझे हाथ क्यों नहीं लगाया? मैं इतनी खूबसूरत थी कि कोई मेरी खूबसूरती को देखकर दीवाना हो जाता था। वो अपनी कीमत वसूल करके जाता था, लेकिन उसने मुझे हाथ तक नहीं लगाया।
ऐसा क्यों? मैं उसके बारे में ही सोचती जा रही थी। फिर मुझे पता चला कि उस लड़के ने आज फिर मुझे चुना है। मैंने सोचा आज ये सब पूछ कर रहूंगी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तभी मैं कमरे में बैठे उसका इंतजार कर रही थी। वो कमरे में आया और उसने दरवाजा बंद कर दिया और धीरे धीरे मेरे करीब आने लगा। मैंने कहा, अच्छा तो उस दिन कुछ करने का मन नहीं था, आज पूरा मन बना के आए हो? वो कहने लगा, हाँ आज मन कर रहा है। धीरे धीरे वो मेरे बहुत करीब आ चुका था। उसकी सांसें मेरे कानों के पास आ रही थी। वो कहने लगा, क्या मैं तुम्हारी गोद में सो सकता हूँ? मैंने कहा, क्यों नहीं सो सकते हो, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है, आखिर तुमने मेरी कीमत जो दी है। तभी उसने मेरे मुंह पर अपनी उंगली रख दी और कहने लगा, अब बस कर दो, तुम्हें बस कीमत दिखाई देती है। मेरी आंखों में तुम्हारे लिए कुछ दिखाई देता है कि मैं तुम्हारे पास क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ? और मैं बिल्कुल खामोश हो गई। और आगे जो बात उसने कही उसे सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे। उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया और कहने लगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। उसने इस तरह से मोहब्बत का इजहार किया तो मैंने भी हाँ कह दिया। कहीं ना कहीं वो भी मेरे इल्म में घर बना चुका था, क्योंकि ऐसा आज तक नहीं हुआ था कि कोई मेरे साथ ही कमरे में हो और वो मुझे ना छोड़े। खैर, वो कहने लगा, अगर तुम मेरे साथ दो तो मैं तुम्हें यहाँ से निकालना चाहता हूँ। मैंने कहा कि मुझे यहाँ से निकालना ही बड़ा ही मुश्किल है। मैंने अगर यहाँ बाहर कदम रखा तो तुम देख रहे हो बड़े बड़े बदमाश गार्ड जो हैं वो मुझे जान से मार देंगे। लेकिन वो कहने लगा, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। मैंने कहा, ठीक है। इतना कहकर वो मेरे पास से चला गया। ये रात गुजर गई लेकिन उसकी कोई खबर नहीं थी। तभी अचानक मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी कि चारों तरफ शोर आने लगा। मैंने बाहर निकल कर देखा तो ज्यादा पुलिस की भीड़ जमा हुई थी। मैं घबरा गई थी, पर उन पुलिस वालों के साथ मैंने उस लड़के को देखा जिसका नाम अहमद था। उसने मुझे इशारे से बता दिया कि इन पुलिस वालों को वो लेकर आया है। वो मेरे पास आया और कहने लगा, इन पुलिस वालों को मैं लेकर आया हूँ। मैंने कहा, अहमद तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम तो कह रहे थे कि मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाओगे, लेकिन तुमने तो यहाँ सारा मामला खराब कर दिया। पुलिस वाले सबको गिरफ्तार कर गए। वो कहने लगा, तहरीम तुम परेशान मत हो, मैंने इन पुलिस वालों को बता दिया है कि यहाँ बहुत सी लड़कियां हैं जो जबरदस्त इस काम को कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो इन सारी लड़कियों का साथ करने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर पुलिस वाले तुमसे पूछे तो तुम सारी हकीकत उन पुलिस वालों के सामने बता देना। मैंने कहा, ठीक है। अहमद मेरा हाथ पकड़कर उन पुलिस वालों के सामने लेकर गया। पुलिस वाले कहने लगे, यही वो लड़की है जिसे तुम साथ लेकर जाना चाहते हो? अहमद कहने लगा, इसका नाम तहरीम है, इससे जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। पुलिस वाले ने अहमद को कहा कि तुम इसे इस जगह से निकाल कर कहीं दूसरी जगह बेच तो नहीं दोगे, तुम उससे शादी करोगे? वो कहने लगा, ऐसा नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। पुलिस वालों ने जब मुझसे पूछा तो मैंने भी अपनी सारी कहानी पुलिस वालों को बता दी। मैंने कहा कि मैं भी इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसने सबके सामने मुझसे निकाह कर लिया। मैं बहुत खुश थी। वहां पे काफी ऐसी लड़कियां थी जो अपनी मर्जी से काम कर रही थी, अपनी खुशी से काम कर रही थी, और काफी ऐसी लड़कियां थी जो यहाँ पर मजबूरी और धोखे से आई थी। इन सारी लड़कियों से पूछताछ करके उनके पते पर छोड़ दिया गया। वो चाहती तो यहाँ पर रह सकती थी और जाना चाहती तो यहाँ से आजाद होकर जा सकती थी। खैर, अहमद ने हाथ थाम लिया। मैं अहमद के साथ इस बदनाम गली को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ आई। आज मैं पूरी तरह से आजाद हूँ। मैंने अहमद के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत शुरू की। अहमद का भी इस दुनिया में कोई नहीं था। हम दोनों अपनी जिंदगी खुशी से गुजार रहे थे। एक दिन अहमद ने कहा, मैं तुम्हें एक दोस्त से मिलवाना चाहता हूँ। वो मेरा जिगरी दोस्त है, वो भी अकेला है, इसका भी इस दुनिया में कोई नहीं है। बस एक बहन थी लेकिन उसका भी कोई पता नहीं है। वो बेचारा किस्मत का मारा अपनी बहन को उसने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आप अपने दोस्त को घर बुला लो और देखना, मैं अल्लाह से दुआ करूंगी उसकी बहन जल्द अज जल्द उससे मिल जाए। दूसरे दिन अहमद जब अपने दोस्त के साथ घर पर आया तो मैं उस इंसान को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि ये कोई और नहीं, ये तो मेरा भाई था। मेरा अपना भाई जो शहर गया हुआ था। मेरे भाई ने मुझे देखकर सीने से लगा लिया। हम दोनों भाई बहन फूट फूट कर रोने लगे। उसने मुझे कहा कि मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मैं फुफ्फू से कितनी लड़ाइयाँ की, लेकिन उसने तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया। तुम कहाँ थी, किस साल में थी? मैंने अपने भाई को सब कुछ बता दिया। मेरा भाई अपने आप को कोसने लगा। वो कहने लगा, मुझे तुम्हें छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन मैंने कहा, भाई जो हो गया उसे भूल जाओ, अब अहमद मेरी दुनिया में है, मैं अहमद के साथ बहुत खुश हूँ। भाई ने मेरे सर पर हाथ रखा और अहमद को भी गले से लगा लिया। अहमद मेरी शादी को 1 साल गुजर गया। मेरा बहुत ही प्यारा बेटा हुआ जिसका नाम मैंने अली रखा।
मैं अली के साथ बहुत खुश हूँ और एक भरपूर फैमिली और खुशगवार जिंदगी गुजार रही हूँ। ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि कुछ अल्फाज लिखूं जिससे कोई गुमराही के रास्ते पर जाते जाते रुक जाए, और ना भी रुके तो सोच में जरूर पड़ जाए।